दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार और दोस्तों आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शूद्र। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी थी। घर में कोई और आदमी नहीं था। बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर कर लाती तो माँ गंगा भाड़ झोंकती थी। इससे शेर भर अनाज मिल जाता तो दोनों खाकर सो पड़ती थी। इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। हर माँ की तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि किसी तरह उसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरा घर नहीं बसाया, न ही कोई रोजगार शुरू किया था। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थी। इस बात को लेकर गांव के लोगों पर माँ बेटी पर संदेह होता था। सबके मन में यही सवाल आता कि दोनों स्त्रियां कोई धंधा नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, तो फिर ये इतने आराम से कैसे रहती है। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाते भी नहीं देखा। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि कोई गौरा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। गौरा की शादी के लिए माँ बेटी ने साथ कई तीर्थ यात्राएं की है। उड़ीसा तक हो आए हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकला है। गौरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर नहीं उठती थी। उसकी ये हरकत गांव वालों को शक को और मजबूत करती थी। सभी को यही लगता कि कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। दिन गुजरते गए। गौरा की मां चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गौरा की सुंदरता, उसकी जवानी गांव वालों की नजरों में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते ही उसे रात हो गई थी। उस समय वह एक गांव में पहुंचा। वो लोगों से किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर जा पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा ने उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मंगरू नौजवान था, तभी उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हाव वाली लड़की थी। उसे देखते ही मंगरू भी मोह में पड़ गया और वो झट से गौरा से सगाई के लिए मान गया। उसने 2-4 गहने खरीदे और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन नहीं बीते थे कि मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। मंगरू इन अटकलों से परेशान हो गया था, लेकिन वो गौरा को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। मंगरू ने बहनोई को साथ खाने के लिए बुलाया। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने साफ पूछ लिया कि आखिर क्या बात है बहनोई जी। तो बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है, किसी से ना पूछा, कुछ बताया। जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। तुम्हारी ये हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। मंगरू तेजी से उठा और ससुराल लौट आया। उसका मन बहुत बेचैन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरा को छोड़कर चला गया। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन मंगरू का कुछ पता नहीं चला। पति के गायब होने पर भी गौरा उदास नहीं थी। वो हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। अपने पीछे मंगरू एक भजन की किताब छोड़ गया था। खाली समय में गौरा उस किताब से कोई भजन गाती थी। पहले गौरा गांव की औरतों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बातचीत करने के लिए कोई विषय ही नहीं होता था। गौरा के पास अब गृहस्थ जीवन की ढेरों बातें थी।
जिसकी चर्चा वो गली मोहल्ले की औरतों के साथ अक्सर करती थी। वो सभी को बताती कि मंगरू कितना अच्छा, कितना सहनशील है। तभी वहां मौजूद एक स्त्री ने पूछ लिया, गौरा, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है भला? बाहर जाकर पैसे कमाना ही मर्द का असली काम है। वहीं जब कोई गौरा से यह सवाल करता कि मंगरू खत क्यों नहीं लिखता, इस पर गौरा मुस्कुराकर कहती, अपना ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं कि गौरा सामने आ पहुंचेगी। सच कहूं तो मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। तभी एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते गौरा, जरूर मंगरू और तेरी लड़ाई हुई होगी, तभी इसी तरह बिना बताए वो तुझे छोड़कर चला गया है। गौरा बोली, बहना, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आई मैं कहीं जाकर डूब जाऊंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर आकर रुका। इत्तेफाक से वो मंगरू का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियां गौरा के हाथ में थमाई और बोला कि मुझे मंगरू ने तुम्हें लेने भेजा है। यह सुनते ही गौरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिल आई और सबको अपने जाने की खबर दे आई। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी, लेकिन साथ ही साथ खुश भी थी। रास्ते भर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी मां के अकेलेपन की भी याद आ जाती। डर सताता कि बेचारी अम्मा अकेले कैसे रहेगी, सारा काम अकेले करना पड़ेगा, बुढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इसी उधेड़बुन में रास्ता कट गया। लगभग 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पहुंची। गौरा का दिल जोर से धड़क रहा था। वो प्लेटफॉर्म पर उतरकर मंगरू का इंतजार करने लगी। बुढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन मंगरू तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, शायद अब तक आया नहीं है। गौरा घबरा गई। तभी बुढ़ा बोला, चलो हम डेरा पर चलते हैं। उसे मालूम नहीं था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखने से कोई फायदा नहीं। गौरा बात को मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। यह पहली बार था जब गौरा गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखें इधर उधर चीजों को निहारने में लगी हुई थी। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने रुका। गौरा उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मंगरू से मिलने की थोड़ी भी देरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बुढ़े ने पहली मंजिल के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मंगरू का कमरा है, जाओ वो अंदर ही पड़ा होगा। गौरा अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वो बाहर आई और बुढ़े को बताया तो बुढ़ा बोला, मंगरू काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा, यहां पर वो किराए पे रहता है। कमरे में मंगरू को न पाकर गौरा थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। उसने कमरे में झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, नहा धोकर शाम का इंतजार करने लगी। राह देखते देखते देर शाम हो गई, लेकिन मंगरू का अब तक कोई पता नहीं था। गौरा का मन फिर घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया था, परंतु कमरे में एक दीपक तक नहीं था। जब भी किसी की आहट होती तो गौरा को लगता मंगरू आया होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा दौड़ी और दरवाजा खोला। सामने बुढ़ा खड़ा था। गौरा बोली, वो अब तक आए क्यों नहीं? बुढ़ा बोला, अभी मैं मंगरू के दफ्तर से ही लौटा हूं। साहब ने बताया है कि मंगरू का ट्रांसफर हो गया है। मंगरू ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको दूसरी जगह भेज दिया है। मैं दफ्तर से उसका नया पता लेकर आया हूं। कल सुबह तुम्हें जहाज पर बिठा दूंगा, फिर तुम अपने मंगरू के पास चली जाना। गौरा घबरा कर बोली, जहाज में? कितने दिन का सफर होगा? बुढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो जरूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन गौरा बुढ़े के साथ मंगरू के पास जाने के लिए निकली। बुढ़े ने उसे जहाज पर बैठाया और विदा किया।
जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा, गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी पानी देख गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मंगरू को कहाँ खोजेगी, ये सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरा उन्हें देख और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने में अकेली बैठी स्त्री पर पड़ती है। गौरा ने हिम्मत कर उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? यह सुनते ही स्त्री की आंखें डबडबाई। बोली, मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रही हूं, बस जहां भाग्य ले जाए वहीं चली जा रही हूं। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूं। स्त्री झट से बोली, बहन तुम्हें कोई बहला फुसला कर लाया है? तुम किसके साथ आई हो यहाँ पे? गौरा ने कहा, मुझे एक बुढ़ा ब्राह्मण यहां बैठा गया, मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बुढ़ा था जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही क्या? गौरा, हाँ बहन वही। स्त्री बोली, बहन उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है, भगवान करे उसके 7 पुश्तों को नरक नसीब हो। उस कपटी के कारण मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूं मिस्र देश, वही मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करूंगी। ये सब सुनकर गौरा के मुंह से बोल ना फूटे। वो सोचने लगी अब क्या करेगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव, सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करे बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम चलेगा। यह कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी।